मैं डॉक्टर रईना पांडे, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा दयालबाग में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो विषय है गुंडा कहानी। और गुंडा कहानी जो लिखी गई है वो मुख्यतः जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद को जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं बनारस की संस्कृति, बनारस की सभ्यता और बनारस में जो प्राण तत्व है उसमें वो विद्यमान रहने वाले एक कवि भी हैं, एक आलोचक भी हैं और एक नाटककार भी हैं। तो इस विषय पर जब हम बात करेंगे और बाद में आपको आश्चर्य होना चाहिए कि उन्होंने काशी की संस्कृति, काशी की सभ्यता और काशी के जो समय संदर्भ है उस पे बात करते हुए उन्होंने कहानी की जो कहानी का जो शीर्षक है उसको गुंडा से क्यों अभिव्यक्त किया, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर ली जाए। जैसे समाज में जो हमने अपनी मानसिकता बना रखी है गुंडा को लेकर, बेहया को लेकर, आवारा को लेकर, तो इन सारे शब्दों को कहीं ना कहीं जो हमारे समय के कवि हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं, उनका खंडन करते हैं। गुंडा कहने से लोक संदर्भ में जो बात होती है एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति की बात होती है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जब नवको सिंह को गुंडा कहते हैं तो ऐसा वो एक पूरा परिवेश की रचना करते हैं, ऐसे विराट व्यक्तित्व की रचना करते हैं कि उसको मैं आप लोगों के सामने वो पैरा में पढ़ना चाहूँगी। उस और गुंडा जो है वो नहकू सिंह है और वो 50 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, काशी का रहने वाला है। और उस कहानी के प्रारंभ में ही वो लिखते हैं, वह 50 वर्ष के ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूष की रातों की छाया में, कड़कड़ाती हुई जेठ की दोपहर में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूछे बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता था। कमर में बनारसी सेल्हे का फेटा जिसमें सीप की मूठ पर बिछुआ घुसा रहता था, उसके घुंघराले बालों पर सुनहरे पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता था। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गड़ासा, यह भी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता था तब उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था। अब जो जयशंकर प्रसाद ने इस पूरी कहानी की संरचना की है और जिसके केंद्र में नहकू सिंह है, वो एक 50 वर्ष का युवक है और उसमें ऐसी फुर्तीलापन है जैसे कि आप समझिए, इन्होंने कहा जैसे सिंह वृत्त हो, मतलब सिंहों की जिस तरह से आदतें होती हैं वही आदतें आपकी इनके अंदर भी देखने को मिलेंगी। अब गुंडा की जब बात करते हैं, कहते हैं ये है काशी का गुंडा। तो जब ये है काशी का गुंडा कहते हैं तो लगता है जयशंकर प्रसाद के अंदर एक गर्व का अनुभव होता है कि मैंने जिस किरदार की रचना की है वो वाकई में काशी का रहने वाला है। और काशी की सारी जो मस्त मौलापन, फक्कड़पन और बेफिक्री और मिट्टी से लगाव, ये सारी चीजें थी, वो कहीं ना कहीं इस नहकू सिंह में आपको पूरी कहानी में देखने को मिलता है। देखेंगे इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो आपका 18वीं शताब्दी की है। अब 18वीं शताब्दी में काशी की जो स्थिति थी वो पहले की तरह नहीं रह गई थी। पहले की तरह का मतलब है उसमें जो 18वीं शताब्दी आई उसमें घोर पाखंड विद्यमान हो चुका था, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो चुकी थी, बाह्याडंबर आ चुका था और हमारी सारी काशी की जो मुकम्मल व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं चरमरा रही थी, ध्वंस हो रही थी। जो हमारे मूल्य थे काशी की वो कहीं ना कहीं टूट रहे थे।
पूरी जो कहानी है इसी टूटन, इसी अव्यवस्था, इसी चरमराते हुए जो काशी की संस्कृति है उसके वर्क से जो संभालने वाला नहकू सिंह है वो कैसे खड़ा होता है, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य और कैसे रेजिडेंट से लड़ते हुए और कैसे रानी महारानी और महाराज की रक्षा करता है, ये पूरी कहानी उसी का ताना बाना है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसे व्यक्ति को व्याख्यायित करने के लिए है जो काशी का है, और काशी की मस्ती और काशी की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं नहकू सिंह में विद्यमान देखने को आपको मिलती है। अब जब आप इसको आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि वो वही काशी है जिसको शंकराचार्य ने इसको परिभाषित किया था। वो वही काशी है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने आकर अपने आप के ज्ञान को, अपने आप के ज्ञान को जो है प्रगाढ़ किया था। लेकिन आज 18वीं शताब्दी की जो काशी है वो कहीं ना कहीं इस जो समाज की कुचक्र नीति है उसमें फंसती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें मानवीय संस्कृति का गिरावट आ रही है। अब आप देखेंगे कि इसमें जयशंकर प्रसाद ने तो कहानी की जो शुरुआत है उसमें उन्होंने कह दिया कि एक पूरा बिंब आपके सामने खड़ा कर दिया कि जो नहकू सिंह है और नहकू सिंह जो गुंडा है वो कैसा है। अब पहले तो पूरे व्यक्तित्व को, जो बाह्य व्यक्तित्व था उसको परिभाषित किया, फिर अब आंतरिक व्यक्तित्व को जयशंकर प्रसाद परिभाषित करना चाहते हैं और वो लिखते हैं कि नहकू सिंह के लिए कि वीरता जिसका धर्म है, वीरता जिसका धर्म है, अपनी बात पर मिटना, सिंह वृत्त से जीविका ग्रहण करना, सिंह और प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदियों पर अस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। आप लोगों ने एक पुस्तक और पढ़ी होगी जिसका नाम है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर लिखते हैं और वो एक जीवनी है जो शरद चंद्र पे लिखी गई है। अब आप ये इसको देखिए कि मसीहा, भगवान को एक लेखक ने कह दिया आवारा, आवारा मसीहा। तो आवारा जो है वो शब्द एक सार्थकता को लिए हुए है। आवारापन में, फक्कड़पन में, मस्तमौलापन में वही व्यक्ति लिप्त हो सकता है, वही व्यक्ति घूम सकता है जिसमें निस्वार्थ भाव हो, जिसमें लोभ तनिक भी न हो, जो द्वेष से रहित हो, वही आवारा हो सकता है, वही फक्कड़ हो सकता है, वही गुंडा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे बार बार वो शरदचंद्र याद आते थे जिसमें पूरा फक्कड़पन है, मस्तीपन है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां उनकी बनती जाती हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती जाती हैं, वो जिम्मेदारियों का जो आवारापन, जो पन का जो मसीहा है वो कहीं ना कहीं उस सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन करता है। इसी तरीके से जो आपके नहकू सिंह है वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि कभी वो खेतों की मेड़ पर सोए मिलेंगे, कभी आपको गंगा की लहरों में, डोंगियों में तैरते हुए मिलेंगे। लेकिन जब नहकू सिंह को ये पता चलता है कि यहाँ पे रेजिडेंट आ रहे हैं और हेस्टिंग आ चुका है और महारानी और राजा पर बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है, सैनिकों को, जो ब्रिटिश साम्राज्य या जो वहाँ के वायसराय थे उन्होंने सैनिकों का एक जमावड़ा बना दिया है उस समय, तो वो सचेत हो जाता है तुरंत। जहाँ वो फक्कड़पन है, जहाँ वो मस्तमौला है, वहीं वो सचेत भी होता है। क्यों सचेत होता है कि और वो कहता है कि मेरे रहते इस काशी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसको आप 3-4 चीजों से देख सकते हैं। 3-4 घटनाओं को प्रसाद जी ने इसको उद्धृत किया है। उसमें एक आप देखेंगे कि काशी में वैश्यालय है, वैश्यालयों में कई महिलाएं रहती हैं, लेकिन उन स्त्रियों के अंदर नहकू सिंह को लेकर जो सम्मान है, जो आंखों में नहकू सिंह को देखकर जो सुरक्षा का भाव है, वो ऐसा आपको बहुत ही कम, मतलब स्त्रियों के संदर्भ में अगर कहा जाए तो ऐसा बहुत ही कम उल्लेख हुआ है साहित्य में।
और ऐसा सबसे कम उल्लेख हुआ है जहाँ पे एक पुरुष कहता है, एक स्त्री दुलारी जो वेश्या रहती है, वो कहीं न कहीं उसके मन में नैकू सिंह के लिए बहुत ही कोमल भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसको एक दरकिनार कहते करते हुए नैकू सिंह करता है, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? वो कहती है, डर किस बात का? तो वो आके उसके चारपाई पे बैठती है, तो वो कहता है कि आज तक किसी स्त्री ने मुझे छुआ नहीं है, और तुम्हारी इतनी वो कि तुम मेरे बगल में बैठना चाह रही हो। तो ये जो संदर्भ है वो आप समझिए, पुरुषों की जो लोक में, जो हमारे मन में जिस तरीके की एक मानसिकता, एक खाका बनाया गया है, कहीं न कहीं नहकू सिंह इसको तोड़ते हैं कि सिर्फ पुरुष ये शारीरिक इच्छा के लिए ही नहीं होता है, बल्कि वो इससे बड़ा जो उसका लक्ष्य होता है, वो कहीं न कहीं उसकी मिट्टी, उसका देश और उसके जहाँ पे वो रह रहा है, उसके जो निर्बल देशवासी हैं, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी होता है। और दुलारी इसको बहुत ही बखूबी जानती है, क्योंकि उसको वो बार-बार अवगत कराती है कि देखो कि अभी तुम इधर-उधर घूम रहे हो और तुमको पता है कि हेस्टिंग आ चुका है काशी में। मतलब कि वो जानती है कि कहीं न कहीं नहकू सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति है जो काशी के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और इसी सब की वजह से दुलारी हो या वैश्यालय की जितनी भी स्त्रियाँ हों, वो कहीं न कहीं उस पे भरोसा करती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि वैश्यालय की स्त्रियों कि वो इतनी सुरक्षा करता है नहकू सिंह कि अगर रेजिडेंट में से कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए बुलाने, अगर स्त्रियों को मन नहीं है जाने का, तो नहकू सिंह के रहते कोई उनको जबरदस्ती ले जा नहीं सकता था। वो मौलवी का एक प्रसंग भी डालते हैं उसमें कि मौलवी कैसे आता है और कैसे अभद्र बात करके दुलारी को कहता है चलने के लिए, तब तक नहकू सिंह आता है और दुलारी उसको बताती है कि उसी समय मुझे महाराजा के यहाँ पूजा के लिए जाना है, और पूजा में मुझे भक्ति और के गीत गाने, और ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। उसी समय आओ न देखता है नौको सिंह लगाता है मौलवी को एक बड़ा तमाचा, और उसी से वो मौलवी जो है वो व्यवस्थित हो जाता है। ये प्रसंग मैं इसलिए उद्धृत कर रही हूँ कि नहकू सिंह के अंदर जो सिंह वृत्ति है, वो कहीं न कहीं सबको, इस कहानी को पढ़ते हुए कहीं न कहीं सबको ये प्रभावित कर सकती है। दूसरी चीज ये कि नहकू सिंह कभी वैश्यालय के अंदर नहीं गया, और नहकू सिंह जुआ खेलता है, ये भी कहानी में उद्धृत है। और नहकू सिंह जो है वो गरीबों की रक्षा और सुरक्षा करता है, ये भी हमें पता है। लेकिन ये चीज़ कि कभी भी वो वैश्यालय के अंदर नहीं जाता, लेकिन वैश्यालय के आस-पास रहते हुए और वैश्यालय की सीढ़ियों पर बैठा हुआ अगर नहकू सिंह है, तो पूरी महिलाएं अपने आप को, जो वैश्यालय के अंदर होती थी, वो निर्भीक होके उस दिन अपना मतलब दिनचर्या कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे मनो अनुकूल के विरुद्ध जब नहकू सिंह है तो कोई काम नहीं हो सकता है। नहकू सिंह जो है वो एक परिचय मैं उसका संक्षेप में दे दूं, वो एक बहुत ही संपन्न जमींदार का बेटा होता है, लेकिन उसके में जो वृत्ति होती है वो शुरू से ही होती है, वो धन को लुटा देने की, गरीबों की सहायता करने की और असहायों की सहायता करने की, ये शुरू से ही रहती है। और धीरे धीरे वो सारा धन है जो गरीबों को देता जाता है। और अभी भी वो जुए में अगर एक बोरा पैसा कमाए, एक झोला पैसा कमाए, तो वो जाके वैश्यालयों के सीढ़ियों से होता हुआ एक झरोखा होता है, उस झरोखे में डाल देता है। और बाकी जो ये दृश्य को देखने वाले लोग होते हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अच्छा, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि बाकी लोग सिर खुजलाने लगते हैं। सिर खुजलाना एक मुहावरा है कि सिर खुजलाना मतलब कुछ समझ में नहीं आना। हाँ, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये इतना बड़ा दानी है कि सारा का सारा पैसा उसको दे देता है। तो ये हुई कि स्त्रियों के संदर्भ में जो नहकू सिंह की जो दृष्टि है वो। अब जब हम बात करेंगे एक 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 उद्धरण को, क्योंकि नहकू सिंह एक गुंडा है और गुंडे की जो परिकल्पना है वो पूरी तरीके से सकारात्मक, एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त, एक समाज भक्त और एक स्वाभिमानी व्यक्ति की पूरी परिकल्पना है। एक घटना को उससे उजागर करना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद
वो याद दिलाते हैं कि बोधि सिंह एक बहुत कई मतलब 5 वर्ष पहले की बात बताते हैं कि एक बोधि सिंह नाम का व्यक्ति होता है जिससे नहकू सिंह की बहुत मित्रता होती है। इसमें लिखा है घनघोर मित्रता होती है, लेकिन किसी बात के असहमत की वजह से इन दोनों में शत्रुता हो जाती है। तो जब शत्रुता होती है तब एक दिन बोधि सिंह के लड़के की शादी होने वाली होती है और ये नहकू सिंह को पता चल जाता है। नहकू सिंह फिर मलुकी से कहता है कि मलुकी उसका सहयोगी रहता है, मलुकी से कहता है कि कौन ऐसा कर सकता है जो मेरे रहते इस रास्ते से अपनी बारात ले जाए, क्योंकि 5 साल से बोधि सिंह और नहकू सिंह का आमना सामना नहीं होता है और वो दोनों मतलब घनघोर मित्र भी रहते हैं तो घनघोर शत्रुता का भी पालन करते हैं। और ये मलुकी जाके बोधि सिंह को कहता है तो और वो अकेले खड़ा होता है उसके बोधि सिंह के बारात के विरुद्ध, और ये बोधि सिंह को पता चल जाता है। इसमें लिखा हुआ इस कहानी में कि बोधि सिंह के अकेले खड़े होने पर उसकी मान की इज्जत करते हुए मलुकी से बोधि सिंह कहता है कि जब नहकू सिंह वहां है तब एक ही बारात में 2-2 समधियों की जरूरत थी। मैं अब सारी बारात की जो जिम्मेदारी है वो नहकू सिंह को सौंप कर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, और वो अपना जो सम्मान का प्रतीक होता है वो मलुकी को दे देता है और वहां से वो लौट जाता है। जब ये बात नहकू सिंह को पता चलती है तो नहकू सिंह उसकी बात की इज्जत करते हुए सारे बारातियों को जो रीत रिवाज है, जो पैसा रुपया है, वो सब खत्म करता है और अंत में ब्याह कर ले आता है और उसी दुकान पर छोड़ता है जहां बोधि सिंह उसको सौंपते हैं। इस चीज से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मित्रता और शत्रुता दिखनी चाहिए। आज के समय में जो अदृश्य मित्रता, अदृश्य शत्रुता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अगर आप शत्रु हैं तो मैं कम से कम ये तो जान लूंगी कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा शत्रु नहीं है। लेकिन आज हमने ऐसे चेहरे बना रखे हैं, ऐसे आवरण रखे हैं कि उस चेहरे को पढ़ पाना आज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखेंगे निदा फाजली ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखना कई बार देखना। तो जब कई बार की जो बात करती हैं वो कई परिस्थितियों में देखने की बात करती हैं। अभी तो बस खुशी खुशी चल रहा है, सब सामान्य है तो सब अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको सही परख तब होगी जब आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ आएगा और कैसे चेहरे खुलेंगे। कोई छोड़ के भाग जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई आप छुरा पढ़ता रहेगा, हाँ, कोई छुरा घोपने के लिए तैयार रहेगा, कोई कहेगा थोड़ा ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा इसको जी लेने दो। इतने तरह के आपको षड्यंत्र देखने को मिलेंगे। लेकिन जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं, अगर व्यक्तित्व है, अगर स्वाभिमान है, अगर आप हैं तो आप दिखिए, आपको किससे डर है, किसका आवरण आपने ओढ़ रखा है। इसीलिए नहकू सिंह जो है मित्रता निभाता है तो जान की हथेली पे उसकी रक्षा करता है, और शत्रुता निभाता है तो जान दे की भी शत्रुता निभाता है। तो इस चीज को उन्होंने इसलिए कहा, इसलिए इसको रखा कि नहकू सिंह जिसको निभाता है बखूबी निभाता है। और सिंह वृत्त कहने का क्या मतलब है? सिंह मतलब होता है शेर। जंगल में शेर जो रहता है वो किसी के दिए हुए पे नहीं जीता है, वो किसी के शिकार को खाकर नहीं जीता है। अगर कुछ नहीं तो वो घास भी नहीं खाता है, वो उस दिन भूखा रह जाएगा। लेकिन जब भी खाएगा खुद का किया हुआ शिकार ही खाएगा, और जब भी घूमेगा, जब भी विचरण करेगा तो वो एक निर्भय होकर विचरण करेगा। तो इन सारी चीजों को आपको देखना चाहिए कि एक जो शब्द है सिंह वृत्त, उसका बहुत बड़ा अर्थ है। अगर नहकू सिंह के लिए उन्होंने कहा है, और बोधि सिंह का जो प्रसंग लाते हैं, जो मित्रता और शत्रुता को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या होती है वचन, क्या होता है स्वभाव, और क्या होती है मित्रता, और क्या होती है शत्रुता, और क्या होता है सम्मान, और क्या होता है मान। इन सारी चीजों को उन्होंने व्याख्यायित करने की कोशिश की है। अब एक चीज बहुत ही ये कहानी लंबी है तो इस पे एक एक घटनाओं पे तो बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ इतनी तो बातचीत जरूर हो जाएगी कि जो जो उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं
घटित हो रही हैं। एक और ले लीजिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं इसमें अव्यक्त प्रेम के बारे में, अव्यक्त प्रेम को व्याख्यायित किया गया है, और इतना अव्यक्त है कि जयशंकर प्रसाद उस पे एक पंक्ति भी नहीं लिखते हैं। आप पढ़ेंगे पूरी कहानी को तो आपके मन में कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएगा कि नहकू सिंह और जो पन्ना है, महारानी पन्ना है, उनके बीच में कहीं ना कहीं किसी जमाने में प्रेम रहा होगा। लेकिन पूरी कहानी में आपको ये संवाद नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज मिल जाएगा, जब दुलारी आती है और दुलारी बताती है, क्योंकि स्थिति जो काशी की है वो खराब होने लगती है और खराब होती है, और जो मौलवी का जो प्रसंग होता है, जो मौलवी आता है और वैश्यालय में और दुलारी को जबरदस्ती ले जाता है, तो वो जब पूजा के लिए गीत गाने के लिए आती है तो वो सारे प्रसंग को पन्ना को सुनाती है। जब पन्ना को सुनाती है तो पन्ना कहती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ये अच्छा काम किया है, तब वो कहती है आप नहीं जानती महारानी जी, अरे वही जो बचपन में हम लोग झूला झूल रहे थे और हाथी जो था वो पागल हो चुका था और कुंवर सिंह और हमारे परिवार पे पूरी विपत्ति आने वाली थी और उसी नहकू सिंह ने बचाया था। जब नहकू सिंह का पन्ना नाम सुनती है तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, और जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि वो चेहरा जो है उसका वो विवर्ण हो जाता है। विवर्ण मतलब बिना रंग का। नाम सुनते ही किसी का चेहरे का रंग उड़ जाना, और वो रंग आश्चर्य के साथ साथ कहीं प्रेम का भी मिश्रण होना। हाँ, और एक तरफ जब ये पता चलता है नहकू सिंह को कि हिंस्टिंग आने वाला है और पूरे जो चेत सिंह राजा हैं उन पे एक नोटिस भी आ चुकी है कि आपके राज्य में बहुत ही अव्यवस्था फैल चुकी है, और उस अव्यवस्था के चलते हम अब आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे और हम अपना जो शासन काल है वो अपना जो शासन है वो स्थापित करना चाहते हैं। और फिर दुलारी ही नहकू सिंह को बताती है कि ऐसा लग रहा है कि चेत सिंह को, राजा चेत सिंह को और महारानी पन्ना को ये बंदी बनाकर कलकत्ता ले जाएंगे। तो जब ये बात नहकू सिंह, एक तरफ नहकू सिंह ये बात सुनता है तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, महारानी को वो बंदी बनाएंगे और राजा को बंदी बनाएंगे, वो भी मेरे रहते। दूसरी तरफ पन्ना को जब ये पूरा वृत्तांत मौलवी का सुनाई देता है और नहकू सिंह का नाम सुनती है तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तो कहीं न कहीं ये अव्यक्त प्रेम आपको देखने को मिलेगा, और इस अव्यक्त प्रेम को जब आप पढ़ते हुए कहीं न कहीं आपको उसने कहा था कहानी याद आने लगेगी कि कैसे लहना सिंह जो था वो बिना संवाद के प्रेम करता है और बिना संवाद के प्राणों को न्यौछावर कर देता है। ये आपको पूरे कहानी को पढ़ते हुए आपको अनचाहा संकेत मिलेगा। जिस तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उसने कहा था कहानी में प्रेम में स्वर्गीय वस्तुएं झांक रही होती हैं, तो कहीं न कहीं गुंडा कहानी में भी आपको यही चीजें मिलती हैं कि उसमें सात्विक प्रेम देखने को मिलता है। तो ये चीजें होती हैं। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि रेजिडेंट आ चुके होते हैं और वो अव्यवस्था और कुचक्र को आरोप लगाते हुए चेत सिंह से कहते हैं कि अब आप इस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, तब नहकू सिंह आता है और कहता है कि महाराजा जी आप चिंता ना करो, ये सबसे पहले तो आप पन्ना, जो महारानी पन्ना है उनको डोंगी मैंने तैयार रखा हुआ है, और डोंगी में इनको, डोंगी का मतलब जो नाव होती है वो कुछ स्त्रियों के साथ रखते हुए उन्होंने कहा कि इनको पहले भिजवा दो, फिर आप भी सुरक्षित निकल जाइए और मेरे रहते ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारे प्रकरण होते हैं, और जो उसके बाद का जो दृश्य है वो आप देखिए कैसे नहकू सिंह कहता है कि नहकू सिंह ललकार, अभी सबसे अंतिम पैरा है कि नहकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा आप क्या देखते हैं, उतरिए डोंगी पर। मतलब कि नहकू वो जानता है कि दरवाजा खुल चुका है,
सारे रेजिडेंट और हेस्टिंग के जितने भी सैनिक हैं वो आ चुके हैं और कहीं ना कहीं महारानी पन्ना और चेत सिंह को बंदी बनाएंगे। तो सबसे पहला वो काम करता है कि एक नाव तैयार रखता है जिसमें वो कुछ स्त्रियां भी रहती हैं, क्योंकि स्त्री के साथ एक महारानी पन्ना को भेजना होता, तो कहता नाव तैयार है, बस आप इनको भेजिए। तो चेत सिंह नहकू सिंह की बात मान लेता है और उनको बात मान लेते हैं और उनको भेज देते हैं। दूसरी बात ये कि अब तब बारी आती है महाराजा की, तब वो कहता है कि नहकू सिंह कहता है कि महाराजा आप भी जाइए। तो वो नहकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं, उतरिए डोंगी पर। मतलब वो अवाक है कि इतनी जान की बेपरवाही है इस में, और इतना एक तरीके से कहा जाएगा इतना निर्भयता और इतना समर्पण। वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि नहकू सिंह इतना ऐसा नहीं है कि चेत सिंह की नज़र में ही हमेशा रहता है, लेकिन हाँ ये पता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मिट्टी की रक्षा के लिए प्राण का बलिदान दे सकता है। तो सबसे अंतिम पैरा है जिसको मैं बार बार दोहरा रही हूँ। नहकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं, उतरिए डोंगी पर। उसके घाव से रक्त के, अब घाव से उसके मतलब नहकू सिंह के, क्योंकि नहकू सिंह बहुत ही युद्ध कर चुका है और सैनिकों से बहुत ही लड़ चुका है। अब उसके बारे में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उसके घाव से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक के तिलंगे भीतर आने लगे, फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे। चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगनी में यह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा था। नहकू ने चट्टान सदृश शरीर के गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही थी। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिर रहा था। वह काशी का गुंडा था। अब आप समझ सकते हैं कि जो विराट मानव की परिकल्पना है उसको कहीं ना कहीं गुंडा कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद व्याख्यायित करना चाह रहे हैं, और कैसे महारानी और महाराजा को सुरक्षित करते हुए वो जो नहकू सिंह अपने प्राणों का बलिदान देता है, और फिर प्राणों के बलिदान देते हुए वो फिर जयशंकर प्रसाद दोहराते हैं कि ये काशी का गुंडा। इन सब के माध्यम से एक ही चीज स्पष्ट होती है कि जयशंकर प्रसाद ने जो भाव गुंडा कहानी में डालने की कोशिश की वो पूरा मुकम्मल होके आपके सामने, हमारे सामने स्पष्ट होता है।